दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व भर्ती परीक्षा के लिए जो ग्राम्य समाज एवं विकास है उसको पढ़ रहे हैं। ग्राम्य समाज एवं विकास की कुछ क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास हो जाएगी वो राजस्व विभाग से संबंधित हो जाएगी। जो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है उसमें लेखपाल और उसके कार्य, ठीक है ना, लेखपाल और उनके जो कार्य हैं, उनके जो दायित्व हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में आज की जो क्लास है वो कार्यों से ही संबंधित होगी और बहुत सारी चीजें आज बढ़ने वाली हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला भाग हो जाएगा। 4 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए भाई, आज की जो क्लास हो जाएगी राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग का आज का जो भाग हो जाएगा, आज का जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 5। ठीक है, 4 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज 5वां भाग राजस्व विभाग का जो होगा उसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें एक बार क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे नक्शा। नक्शा क्या होता है, ठीक है ना, मैप जो होता है ग्राम समाज में उसका क्या महत्व होता है वो समझ लेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा खसरा, खसरा के अलावा खतौनी, खसरा हो गया, खतौनी हो गया। खतौनी के अलावा देखिए दिनचर्या वही, दिनचर्या वही, यह क्या होता है इसको समझ लेंगे, दिनचर्या वही। इसके अलावा देखिए भाई दाखिल खारिज, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज क्या होता है, जब हम जमीन लेते हैं और जमीन पर जब हम अपना मालिकाना हक सरकारी तरीके से स्थापित करते हैं तो उसमें दाखिल खारिज करनी पड़ती है, तो उसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा देखिए कृषि वर्ष, कृषि वर्ष से संबंधित हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा देखिए यूपी जिला राजस्व प्रशासन, यूपी जिला राजस्व प्रशासन, यूपी जिला राजस्व प्रशासन। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे हो जाएंगे, मुख्य टॉपिक हो जाएंगे जिनको हमें पढ़ना है। नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या वही, दाखिल खारिज, कृषि वर्ष और यूपी जिला राजस्व प्रशासन। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं नक्शा से, ठीक है, शुरुआत करते हैं नक्शा से। देखिए भाई, अब एक एक टॉपिक को लेकर और आगे बढ़ेंगे। एक हेडिंग डाल लेंगे नक्शा, नक्शा। अब देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र होता है या शहरी क्षेत्र होता है, क्योंकि हम लोग यहां पर ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं तो हम गांव की ही बात करेंगे। अब कोई भी अगर गांव है तो उस गांव का जो भी आधार होता है, उस गांव का जो भी क्षेत्र होता है या वहां पर जो भी हल्का होता है, तो उसका पूरा जो विवरण होता है वो एक नक्शे में निहित होता है। उसका एक मैप बना होता है बाकायदा, और उसी में सारी चीजें होती हैं कि कितनी जगह किस गांव के अंतर्गत है, या फिर इसी के साथ साथ में जो है जो लोग निवास करते हैं तो वहां पर किसकी कितनी जगह है और सरकारी कौन सी कितनी जगह है। तो पूरा जो आधार होता है वो नक्शे में बना होता है। तो यह प्रत्येक गांव का निर्मित किया जाता है, हर एक गांव का अलग अलग अपना एक नक्शा होता है। लिख लेते हैं, देखिए भाई, यह है प्रत्येक गांव का, यह है प्रत्येक गांव का निर्मित किया जाता है। ठीक है भाई, हर गांव का अपना एक नक्शा हो जाता है, प्रत्येक गांव का निर्मित किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो गांव की सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसमें गांव की, देखिए समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें
इसमें गांव की चौहदी, ठीक है, यह शब्द आपके सामने आया है, कौन सा? चौहदी। चौहदी किसको कहेंगे? तो सीमाओं को कहते हैं। तो इसमें गांव की चौहदी दर्ज होती हैं, यानी कि क्या दर्ज होती हैं? सीमाएं। देखिए भाई, क्या दर्ज हो जाएंगी? सीमाएं दर्ज होती हैं, चौहदी दर्ज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? गांव की जो भी सीमाएं होती हैं वो दर्ज होती हैं। किसमें दर्ज होती हैं? नक्शे में दर्ज होती हैं। इसके अलावा समझ लेंगे, इसमें गांव की जो खेती है एवं राजस्व की पड़ताल है वो सब की जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें गांव की खेती, इसमें गांव की खेती एवं पड़ताल की जाती है, ठीक है। इसमें गांव की खेती एवं पड़ताल की जाती है। किसमें की जाती है? तो इस नक्शे में की जाती है। पूरा आधार यहां पर बना होता है, समझिए, समझ गए। इसके आगे देखिए, इसका जो निर्माण होता है वो लेखपालों के द्वारा प्रत्येक जो फसल वर्ष होती है उसके आधार पर होता है। लिख लेंगे हम लोग, इसका निर्माण लेखपालों द्वारा प्रत्येक फसल वर्ष के आधार पर, प्रत्येक फसल वर्ष के आधार पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि बीच बीच में ये जो नक्शा है वो चेक होता रहता है, बीच बीच में इसकी जांच होती रहती है। बहुत सारी चीजें नई बढ़ती हैं, कम होती हैं, बदलती हैं। तो इसलिए प्रत्येक कृषि वर्ष के समय जो है या फसल वर्ष के समय जो है ये चेक किया जाता है और इसका जो निर्माण किया जाता है, जो भी बदलाव किया जाता है वो लेखपालों के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण लेखपालों के द्वारा प्रत्येक वर्ष, ठीक है, लेखपालों द्वारा प्रत्येक फसल वर्ष के आधार पर किया जाता है। तो ये सारे कार्य जो हैं यहां पर लेखपालों के हो जाएंगे। और किसमें ये चीजें निहित की जाती हैं? तो एक नक्शे में निहित की जाती हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है तो किसी गांव में नया पंचायत घर बना है, या फिर वहां पर क्या किया गया है, बहुत सी ऐसी जमीन है जो अनुपजाऊ है, उसको किसी ना किसी नए काम में जोड़ दी है, किसी ने जगह खरीदी, किसी ने बेची है। तो यहाँ पर नक्शा जो है वो लगभग बदलता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि सड़कें, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क होती है उसका भी निर्माण होता है। तो यहां पर इनकी जांच होती रहती है। और अगर हम जांच की बात करेंगे तो एक वर्ष में 3 प्रकार की या 3 पड़ताल होती हैं, जिनका विश्लेषण किया जाता है अलग अलग रूप में। और कब से कब तक शुरू होती है यह पड़ताल, यह भी हम लोग समझ लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी पड़तालें होती हैं और कब जो है ये पड़तालें शुरू होती हैं, ठीक है। जांच कब होती है और कब इसकी शुरुआत होती है, तो इन चीजों को हम लोग आगे समझ लेते हैं। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की जांच पड़ताल होती है। एक हेडिंग डाल लेंगे इसमें, या फिर एक पॉइंट लिख लेंगे, एक वर्ष में 3 पड़ताल कर इसका विश्लेषण किया जाता है। एक वर्ष में 3 पड़ताल कर इसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। एक वर्ष में 3 पड़ताल कर इसका विश्लेषण किया जाता है। और ये पड़ताल कौन कौन सी होती हैं और कब कब इनका विश्लेषण किया जाता है, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए,
पहली जो पड़ताल होती है उसको कहा जाता है खरीफ पड़ताल। पहली जो पड़ताल हो जाएगी वो होती है खरीफ पड़ताल। और खरीफ पड़ताल का जो समय होता है, शुरू होने का जो समय होता है वो हम लोग लिख लेंगे 10 अगस्त से प्रारंभ ये हो जाती है। 10 अगस्त से प्रारंभ, ठीक है। 10 अगस्त से जो प्रारंभ होती है वो पड़ताल, जो प्रारंभ होती है 10 अगस्त से, उसको क्या कहेंगे हम? खरीफ पड़ताल कहते हैं। और दूसरी पड़ताल जो होती है उसको कहेंगे हम रबी पड़ताल। देखिए दूसरी जो होती है उसको कहते हैं हम रबी पड़ताल हो जाएगी, रबी पड़ताल। और ये कब शुरू होती है? तो 1 जनवरी, 1 जनवरी से प्रारंभ, ठीक है भाई। 1 जनवरी से जो प्रारंभ होती है वो पड़ताल प्रारंभ हो जाती है रबी की पड़ताल। और तीसरी जो पड़ताल होती है उसको कहेंगे हम जायद पड़ताल, जो 1 मई से प्रारंभ होती है। तीसरी जो होती है वो होती है जायद पड़ताल। ये कब से प्रारंभ होती है? तो 1 मई, 1 मई से प्रारंभ, ठीक है भाई। तो ये 3 पड़तालें होती हैं, समझ लीजिए 3 पड़ताल होती है। खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से प्रारंभ हो जाती है, रबी पड़ताल 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाती है, और जायद पड़ताल जो है वो 1 मई से प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो पड़तालें हैं वो होती हैं। और ये सारी बातें हो गई हैं नक्शा से संबंधित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि खसरा क्या होता है। सभी लोग जानते होंगे खसरा और खतौनी के बारे में, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम समझ लेंगे कि खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होती है, और इसके अलावा जो है जो दाखिल खारिज होती है वो क्या होती है। तो इससे संबंधित सारी बात आज खत्म हो जाएगी, आज हम कल कर लेंगे सारी बातें। तो हेडिंग एक लगा लीजिए, खसरा, खसरा, ठीक है भाई। खसरा देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें खसरा की, तो खसरा स्वयं आधार अभिलेख नहीं होता है, यानी कि जो जमीन का अभिलेख होता है तो वो स्वयं उसका आधार अभिलेख नहीं होता, किंतु आधार अभिलेख की यह आधारशिला जरूर होता है। शुरुआत यहीं से होती है। आधारशिला जो होता है वो खसरा होता है, लेकिन ये स्वयं आधार नहीं होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे खाने इसमें बने होते हैं, और उन खानों की जो संख्या होती है वो 22 होती है। 22 खाने इसमें जो है बने होते हैं। और उन खानों में होता क्या है? तो कृषि से संबंधित सभी आंकड़े उसमें होते हैं। कृषि से संबंधित जो भी आंकड़े दिए जाते हैं वो उन्हीं खानों में दिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कृषि से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उन सभी आंकड़ों को दर्ज करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लेखपाल होता है, ठीक है भाई। तो हम लोग समझ लेंगे खसरा स्वयं आधार अभिलेख नहीं होता है, किंतु अभिलेख की आधारशिला होता है। खसरा स्वयं आधार अभिलेख नहीं होता है, किंतु आधार अभिलेख नहीं होता है, किंतु अभिलेख की आधारशिला होता है, ठीक है भाई। अभिलेख की आधारशिला होता है। दूसरी बात हम लोग इसमें लिख लेंगे कि इसमें 22 खाने बने होते हैं, ठीक है भाई। देखिए इसमें 22 खाने बने होते हैं, इसमें 22 खाने बने होते हैं। अगला पॉइंट लिख लेंगे, इन खानों में
इन खानों में कृषि संबंधित आंकड़े, कृषि संबंधित आंकड़े लेखपाल के द्वारा, कृषि संबंधित आंकड़े लेखपाल के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि खसरा जो होता है वो क्या होता है कि एक कागज होता है और उस कागज में 22 खाने बने होते हैं और उन खानों में कृषि से संबंधित आंकड़े जो हैं वो रखे जाते हैं। किसके द्वारा रखे जाते हैं? तो लेखपाल जी के द्वारा उसमें रखे जाते हैं। ठीक है ना। जब आप पद पर पहुंचेंगे इस पर तो आपको भी यही सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो कार्य से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपको यह सारी चीजें पता चल रही हैं कि इनके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम खसरा की बात करेंगे तो एक प्रकार का ये कानूनी दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, देखिए खसरा एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, तो खसरा को हम और क्या कह सकते हैं? तो एक कानूनी दस्तावेज जो है कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें किसी गांव क्षेत्र में उगाई जाने वाली हर फसल का विवरण होता है। समझ गए हैं? क्योंकि कृषि से संबंधित आंकड़े वो हो ही जाते हैं। इसमें किसी गांव या क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल का विवरण होता है। ठीक है, प्रत्येक फसल का विवरण होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी चीजें उगाई जाती हैं किसी भी गांव में या फिर क्षेत्र में, किसी भी गांव में या क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल का विवरण होता है। कोई भी गांव है, कोई भी क्षेत्र है और अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फसल उगाई जा रही है तो यानी कि यह कौन से आंकड़े हैं? तो कृषि से संबंधित आंकड़े हैं जिनको खसरा में रखा जाएगा। खसरा में जो है इसको दर्शाया जाता है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसका प्रयोग एक जो है सजरा नामक दस्तावेज के साथ भी किया जाता है। इसमें संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिए। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ भी किया जाता है। समझिए, इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ भी किया जाता है। और ये सजरा क्या होता है? तो प्रत्येक, या कह सकते हैं कि जिसमें संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। आगे लिख लेंगे, जिसमें संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। किसमें होता है संपूर्ण गांव का नक्शा? तो सजरा में होता है। ठीक है भाई, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या बात हो रही है? खसरा एक जो है स्वयं आधार अभिलेख नहीं होता है,
किंतु क्या होता है, ये आधारशिला होता है। और इसमें जो खानों की संख्या हो जाएगी, वो खाने कितने होते हैं, 22 खाने होते हैं। 22 खाने इस खसरा में होते हैं, इस कागज में होते हैं। और इस खाने में होता क्या है, तो कृषि संबंधित आंकड़े इसमें दिए जाते हैं। और इन आंकड़ों को कौन दर्शाता है, तो लेखपाल जी के द्वारा जो है ये आंकड़े दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा खसरा को हम एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज भी कह सकते हैं, कानूनी दस्तावेज भी यह कहलाता है। और इसमें किसी भी गांव क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल का विवरण जो है वो दिया जाता है, यानी कि फसलों का जो विवरण है वो किस में दिया जाता है, तो खसरा में दिया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ भी किया जाता है। किसके साथ में, तो सजरा नामक दस्तावेज के साथ में किया जाता है। अब ये सजरा नामक दस्तावेज होता क्या है, तो जिसमें संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। पूरे गांव का नक्शा जो होता है वो किसमें होता है, सजरा में होता है, जो एक दस्तावेज होता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। खसरा को पढ़ लिया है, यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे इसके हम लोग देखते हैं, कुछ चीजें और इसमें एक दो बची होंगी। तो अगर इसकी बात करेंगे तो एक चीज और आप लोग याद रखिए, जैसे मान लीजिए खसरा के अंतर्गत गांव के कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल होता है, या हम कह सकते हैं कि जो जमीन होती है मालिकों की, तो उनका जो विवरण होता है, या हम कह सकते हैं जो कृषि करने वाला किसान होते हैं उनका जो विवरण होता है, फसल के प्रकार एवं फसल का जो विवरण होता है, या मृदा का जो विवरण होता है, या साथ में जो खेत होते हैं, या खेत के साथ में जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो उपस्थिति होती है, उन सब का भी वर्णन किया जाता है। बात को समझे आप लोग। एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए खसरा में गांव की खेती का विवरण, गांव की खेती का विवरण, किसानों की खेती, किसानों की खेती का विवरण, किसानों की खेती का विवरण। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे तो कृषि का विवरण। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे वृक्षों का विवरण, ठीक है, वृक्षों का विवरण। इसके अलावा और अगर हम देखेंगे तो मृदा का विवरण, ठीक है, मृदा का विवरण दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। गांव की खेती का जो भी विवरण होता है संपूर्ण विवरण दे दिया जाएगा। किसानों की खेती का विवरण, कृषि संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं या फिर कृषि का जो विवरण होता है वो सब दे दिया जाएगा। और वृक्षों का जो विवरण होता है वो भी दे दिया जाता है। इसके अलावा जो मृदा का विवरण होता है वो भी इसमें दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से खसरा आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं खतौनी। खतौनी क्या होता है उसको समझते हैं। तो एक हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, खतौनी, एक हेडिंग डाल लेंगे, खतौनी। खतौनी क्या होता है इसको समझिए। देखिए भाई, यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। पहली बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम है यानी कि भूमि से संबंधित जो अधिनियम है उसमें वर्णित नहीं है। लिख लेंगे, यह है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम
में वर्णित नहीं है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। इसे कागज की धारा 33 कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्या कहते हैं इसे? इसे कागज की धारा 33 कहते हैं। इसे कागज की धारा 33 कहते हैं और इसी की पहचान खतौनी से होती है। और इसी की पहचान खतौनी से होती है। ठीक है, इसकी पहचान किससे होती है? तो खतौनी से होती है। इसे कागज की धारा 33 कहा जाता है, कागज की धारा 33 कहा जाता है। और इसी कागज की धारा 33 को हम क्या कहेंगे? खतौनी कहते हैं। तो खतौनी का जो उल्लेख है वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में नहीं दिया गया है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, कागज की धारा 33 के नाम से जाना जाता है। और इसी की जो पहचान की गई है वो किससे की गई है भाई? तो खतौनी से की गई है। अब देखिए इसके बाद में, खतौनी में खसरा का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का वार्षिक विवरण दर्ज किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। खतौनी में क्या किया जाता है? खसरा का प्रयोग करते हुए जो ग्रामीण होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका जो वार्षिक विवरण है, एक साल का जो विवरण होता है वो किसमें दिया जाता है? तो खतौनी में दे दिया जाता है। लिख लेंगे, खतौनी में खसरा का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का वार्षिक विवरण दर्ज किया जाता है। वार्षिक विवरण दर्ज किया जाता है। ठीक है भाई, लेकिन प्रयोग साथ में किसका किया जाता है? तो खसरा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खसरा से आंकड़े लिए जाते हैं और जो भी वार्षिक विवरण बनता है वो खतौनी में स्पष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जिसमें किसी परिवार या परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका विवरण जो है वो भी दे दिया जाता है। इसके अलावा उनका जो भूमि का अधिकार होता है वो भी इसमें दे दिया जाता है। ठीक है भाई, या अधिकार धारण करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए किसी की कोई भी जमीन खरीदी है तो उसने अधिकार को और धारण कर लिया है तो उसका भी अधिकार जो है इसमें दे दिया जाता है। लिख लेंगे, किसी परिवार या सदस्यों का विवरण एवं उनकी भूमि या भूमि धारण करने वाले सदस्यों का विवरण दिया जाता है। ठीक है भाई, तो किसी परिवार या परिवार के जो सदस्य हैं उनका विवरण होता है, साथ में उनकी भूमि का विवरण होता है, और या फिर कह सकते हैं कि जो भूमि धारण करने वाले होते हैं उन सभी का जो विवरण है वो किस में दिया जाता है? खतौनी में दिया जाता है। खतौनी में दिया जाता है। जैसे जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था इससे पहले
जो खसरा होता है, खसरा में कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। तो उसी प्रकार से खतौनी में भी खाने होते हैं। अब यहां पर यह पूछा जा सकता है कि खतौनी में कितने खाने होते हैं। ठीक है, अब कृषि से संबंधित विवरण, सदस्यों से संबंधित विवरण तो इसमें होते ही होते हैं। इसके साथ में जो खाने होते हैं, खानों में भी यहाँ पर कृषि से संबंधित या जो सदस्य होते हैं उससे संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जाता है या फिर उनको यहाँ पर पेश किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट से सारी चीजें देखी जा सकती हैं। अब देखिए आप लोग, इसमें अगर हम खानों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने खाने होते हैं, तो इसमें 13 खाने होते हैं। किसमें खाने होते हैं ये? तो खतौनी में। ठीक है भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? खतौनी लिख लेंगे। इसमें 13 खाने होते हैं। ठीक है, इसमें जो खानों की संख्या हो जाएगी वो 13 हो जाएगी और इसे प्रत्येक 6 वर्षों पर तैयार किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि खतौनी को कब तैयार किया जाता है, तो प्रत्येक 6 वर्षों पर तैयार किया जाता है। देखिए भाई, लिख लेंगे, इसे प्रत्येक 6 वर्ष पर तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। कब तैयार किया जाता है? तो प्रत्येक 6 वर्ष में इसको तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई हैं खतौनी से संबंधित। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए भाई, अब अगर हम इसके बाद में समझते हैं, इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो सीमा बोधक चिन्हों की सूची, एक हेडिंग लगा लेंगे, सीमा बोधक चिन्हों की सूची। सीमा बोधक चिन्हों की सूची, यह क्या होता है इसको समझिए। यह ग्रामीण क्षेत्र में सीमा एवं भूमि संबंधित विवाद जो होते हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों को ही हम क्या करते हैं? साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, यह ग्रामीण परिवेश में, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिन्हें साक्ष्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन्हें साक्ष्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या होते हैं? सीमा बोधक जो चिन्ह होते हैं क्या होते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं कि जो सीमा संबंधी विवाद होते हैं या सीमा संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिन्हें साक्ष्यों की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, किसी कागजात संबंधी मामले के विवाद को भी यह सुलझाते हैं। सीमा संबंधी विवादों के साथ साथ में जो कागजात संबंधी विवाद होते हैं उनको भी इनके द्वारा सुलझाया जाता है और कागजात के साथ वर्णित कर खसरा के साथ
नत्थी किए जाते हैं, यानी कि जो खसरा होता है और खसरा के साथ में जो है इनको जोड़ दिया जाता है। लिख लेंगे, इन्हें कागजात संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है एवं खसरा के साथ नत्थी किए जाते हैं। ठीक है। अब जो कागजात संबंधी मामले होते हैं, कागजात संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए इन्हीं सीमा गोतक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और उन विवादों को जो सुलझाया जाता है तो जो भी चिन्ह होते हैं उनको किसके साथ में जोड़ दिया जाता है, तो खसरा के साथ में नत्थी कर दिया जाता है, यानी कि उसमें इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएंगे, सीमा गोतक चिन्ह हो जाएंगे। और इनका जो प्रयोग होता है वो किस आधार पर होता है, तो वो सारी चीजें इसमें हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी से संबंधित उसको समझ लेते हैं। इसको पूरा हटा देते हैं, सीमा गोतक चिन्ह। ठीक है भाई, सीमा गोतक चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हमने इसमें जान लिया है। अब इसके आगे समझते हैं। एक हेडिंग डाल लेंगे, दिनचर्या वही। दिनचर्या वही। और अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं डायरी। दिनचर्या वही को क्या कहा जाता है, और डायरी कह सकते हैं। अब डायरी अगर नाम आ गया है तो इसका प्रयोग भी आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल जाता है कि इसका प्रयोग किस आधार पर किया गया होगा। तो अगर हम इसका प्रयोग देखेंगे तो यह एक प्रकार की पूरी डायरी होती है जिसमें लेखपालों के द्वारा उनके प्रत्येक दिनों के कार्यों का वर्णन दिनांक सहित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक कार्य का जो वर्णन है वो दिनांक सहित किया जाता है। लेखपालों का किस में किया जाता है, तो दिनचर्या वही में किया जाता है। देखिए भाई, इसमें लेखपालों के प्रत्येक दिन का विवरण दिनांक सहित किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें लेखपालों के प्रत्येक दिन का विवरण, लेखपाल ने एक दिन में कौन कौन से प्रमुख काम किए हैं, कौन कौन से प्रमुख काम वहां पर देखे गए हैं, निपटाए गए हैं, और इसके अलावा वो कब और जो है किस समय इन सारे कार्यों को अंजाम देते हैं, कब काम करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी विवरण होगा वो दिनचर्या वही, यानी कि आज जो भी काम हुए हैं तो आज का आज ही लिख दिया जाएगा, कल जो भी काम होंगे तो उसका भी लिख दिया जाएगा, यानी कि उस दिन का पूरा विवरण जो है वो इस डायरी में दे दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिनचर्या वही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, दिनचर्या वही के आगे हम लोग समझते हैं कि इसका जो आधार होता है, हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक आधार होता है वो प्रस्तुत किया जाता है।
जो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का जो विवरण होता है वो भी इसी आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। किसके आधार पर? दिनचर्या वही के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि यह जो आधार होता है वो दैनिक आधार के आधार पर पूरा प्रस्तुत किया जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहलाता है। देखिए भाई, हम लोग लिख लेते हैं इसमें वार्षिक, या इसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब ये प्रारंभ कब से होता है? जो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का विवरण दैनिक आधार पर देता है। ठीक है, यह है कब से शुरू होता है? तो 1 अगस्त से 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का दैनिक, यानी कि रोज का दैनिक विवरण देता है। कौन देता है? तो यह डायरी देती है, दिनचर्या वही देता है। ठीक है भाई, यह 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का जो दैनिक विवरण होता है वो प्रस्तुत करता है और यह सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है उनके सभी कार्यों का। ठीक है भाई, अब इसके आगे समझते हैं। दिनचर्या वही, यानी कि एक प्रकार की डायरी होती है ये दिनचर्या वही। अब देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आप समझ लेंगे, खेवट। खेवट क्या होता है? खेवट, ठीक है भाई, खेवट। देखिए, यह एक प्रकार का जमींदारी रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, जमींदारी का एक प्रकार का, इसको हम क्या कह सकते हैं? रजिस्टर कह सकते हैं। एक प्रकार का जमींदारी रजिस्टर किसको कहेंगे हम? तो खेवट को कहते हैं, जो जमींदारी संबंधी रजिस्टर के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1950 लागू होने के बाद जमींदारी उन्मूलन संबंधी विवरण के लिए खेवट का निर्माण किया गया था। ठीक है ना? कब किया गया था? समझिए भाई, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1950 लागू होने के बाद जमींदारी उन्मूलन संबंधी विवरण के लिए खेवट का निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, देखिए, तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1950 लागू होने के बाद में जमींदारी उन्मूलन, यानी कि जो भी कर, टैक्स या फिर इसके अलावा और भी जो भी विवरण होता है जमींदारी से संबंधित, तो उन सब का विवरण रखने के लिए खेवट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खेवट का निर्माण कर दिया गया था। इसके अलावा और अगर हम बोलेंगे इसमें, तो इसमें भूमि के जो मालिकाना हक होता है तो उसे धारण करने के कारण इसका जो विवरण है वो भी दिया जाता था। यानी कि जो भी भूमि होती है, किसकी भूमि है,
तो उसका किसके पास मालिकाना हक है, तो उसको भी धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, खेवट का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में जमींदारी उन्मूलन हो जाने के कारण इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जैसे पहले काम होते थे उस प्रकार के जो कार्य हैं उनमें बहुत सारा बदलाव भी आया है, बहुत सारी नई टेक्निक जो है वो अब बढ़ गई है। यह काम उस समय होता था जब कहीं ना कहीं बहुत सारी तकनीकियों का अभाव था और वर्तमान में उन चीजों का अभाव नहीं है, इसलिए वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो बंद हो गया है। अब ऐसे मामलों को खतौनी के अंतर्गत जो है दर्ज कर दिया जाता है। यानी कि खतौनी आज जिस प्रकार के कार्य कर रही है तो लगभग इसी प्रकार के जो कार्य हैं वो पहले खेवट करता था। देखिए, वर्तमान में खेवट का प्रयोग नहीं होता है। अब इस प्रकार के विवरण किस में दिए जाते हैं, तो खतौनी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार के कार्यों को खेवट में नहीं किया जाता है। और अब क्या होता है कि जो भी इस प्रकार के यानी कि जमींदारी से संबंधित इस प्रकार के जो भी कार्य हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो अब खेवट में कर दिया जाता है। ठीक है भाई, खेवट में कर दिया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो भी सारी चीजें हैं वो लगभग हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो अगली जो क्लास होगी उसमें और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें और भी जिला प्रशासन से संबंधित, राजस्व प्रशासन से संबंधित, कृषि वर्ष से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो राजस्व से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। एक आध क्लासें इससे संबंधित और होंगी, फिर जो अन्य प्रकार के कार्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास इतनी, बहुत धन्यवाद।